नमस्कार। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है मुख्तार अंसारी की। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की कहानी आपने नहीं सुनी होगी। कौन है मुख्तार अंसारी? एक स्वतंत्रता सेनानी का पौत्र कैसे बन गया डॉन? गरीबों का मसीहा या सबसे बड़ा अपराधी? रास्ते में नहीं तो क्या जेल में होगी मुख्तार की हत्या? क्या कोर्ट और जांच एजेंसियां उसे नहीं दिलवा सकती है सजा? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस कहानी में हम विस्तार से बताएंगे। वेब सीरीज मिर्जापुर तो देखी होगी आपने, कालीन भैया को भी जानते होंगे, उनका धंधा और उनका रुतबा और उनका अपराध सब कुछ एकदम टॉप लेवल का हुआ करता था। कब किसे गोली मार दे, कब किसको धंधा सौंप कर राजा बना दे, सब कुछ कालीन भैया के मूड पर डिपेंड करता था। जिधर से गुजरते इलाके के लोग खड़े होकर सलामी देते। कालीन फिल्मी कैरेक्टर के, लेकिन मुख्तार अंसारी रियल कालीन भैया हैं। वैसे यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि जिधर से गुजरते थे उधर समर्थक दौड़ पड़ते थे, विरोधी घरों में घुस जाते थे। 18 लोगों की हत्याओं का केस चल रहा है, 10 मुकदमे हत्या के प्रयास के चल रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट, टाडा, एनएसए, आर्म्स एक्ट व मकोका एक्ट भी लगा हुआ है। अपराध की दुनिया के सारे केस लगने के बावजूद मुख्तार पूर्वांचल के एक बड़े हिस्से में पूजे जाते हैं, उनके लिए इबादत की जाती है। ऐसा क्यों है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी ऑफ क्राइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मुख्तार का परिवार महात्मा गांधी जब देश की आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त मुख्तार अहमद अंसारी भी उनके साथ संघर्ष कर रहे थे। अहमद अंसारी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। न सिर्फ नेता बल्कि 1926 से 27 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये कोई और नहीं बल्कि डॉन मुख्तार अंसारी के दादा थे। आज़ादी के महासंग्राम में सेना की तरफ से ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान लड़ाई लड़ रहे थे। जब देश आज़ाद हुआ तो उस्मान को पाकिस्तान सेना में शामिल होने का प्रस्ताव आया। उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि लड़ा है इस देश के लिए तो मरेंगे भी इस देश के लिए। 1948 में वह शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मतलब कि उनके डेथ करने के बाद भी उसे जो है सम्मानित किया जाता है। ब्रिगेडियर उस्मान डान मुख्तार अंसारी के नाना थे। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी सादगी पसंद व्यक्ति थे, कांग्रेस के नेता थे। मऊ समेत आसपास के जिलों में बड़ा सम्मान था। नगर पालिका के चुनाव में उतरे तो बाकी सारे प्रत्याशियों ने उनके सम्मान में अपना नाम वापस ले लिया। ऐसा बहुत कम होता है, या फिर लोग डर करके ऐसे डिसीजन लेते हैं। पर इनके सम्मान में, क्योंकि इनके जो पापा थे वो काफ़ी शरीफ किस्म के इंसान थे और उसके बाद जो है उनसे डर के नहीं, उनकी सम्मान, उनका इज्जत करके जो है लोग नाम वापस ले लिया करते थे। मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी देश के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। अब आप देखिए, दादा ने महात्मा गांधी के साथ देश की लड़ाई लड़ी, नाना ने देश के लिए सेना की तरफ से दुश्मनों से लड़ा, पिता चुनाव में खड़े हुए तो बाकी लोग बैठ गए, चाचा देश में 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। इतने संपन्न परिवार से होने के बावजूद भी आखिर मुख्तार ने अपराध की दुनिया को क्यों चुना? क्या इसकी कोई मजबूरी थी, या फिर हल्के मूड में आया और बाद में अपराध में ही मन लग गया? 80 के दशक का वह दौर था जब यूपी के तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने और भारत सरकार ने पूर्वांचल का कायाकल्प करने के लिए तमाम योजनाओं का शुरुआत की। योजनाएं आई तो ठेकेदार भी सामने आने लगे। सरकारी ठेका हथियाने के लिए जितनी दबंगई इस वक्त चलती है, ठीक वही दबंगई उस वक्त भी चलती थी। पूर्वांचल में 2 गैंग थी, पहले मखनू सिंह की गैंग और दूसरी साहिब सिंह की गैंग। नौजवान मुख्तार अंसारी अपने कॉलेज दोस्त साधु सिंह के साथ मखनू सिंह के गैंग से था। मऊ जिले के ही सैदपुर में दोनों गैंग की ठेके संबंधित विवाद को लेकर भिड़ंत हुई। यहीं से दोनों की राहें एकदम अलग हो गई। साहिब सिंह गैंग का सबसे खतरनाक खिलाड़ी था ब्रजेश सिंह, लेकिन
इस विवाद के बाद उसने उस गैंग को छोड़ अपनी गैंग बना ली। ध्यान रहे, उस वक्त बर्जेस और मुख्तार में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, लेकिन 2 दशक बाद दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कहानी आगे बताने से पहले बर्जेस का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। बर्जेस का क्राइम की दुनिया में आगाज कैसे होता है, इसे देखते हैं। बर्जेस एक होनहार लड़का था, पढ़ाई से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन से पास करने के बाद सिंचाई विभाग में कार्यरत पिता रविंदर सिंह ने बर्जेस को बनारस के यूपी कॉलेज में बीएससी में दाखिला दिलवा दिया। बर्जेस बनारस में था तभी पता चला कि उसके पिता की स्थानीय गुंडे पांचू नाम से मशहूर चाकू मारकर हत्या कर दी। यहाँ से उसका पढ़ाई से मोहभंग हो गया। चूंकि पांचू गांव का ही था, एक दिन बर्जेस उसके घर गया, पांचू के पिता का पैर छुआ, साल भेंट की और पिस्टल निकालकर गोली मार दी। इसी के साथ बर्जेस का अपराध की दुनिया में श्री गणेश हो गया। बर्जेस के पिता की हत्या में ग्राम प्रधान रघुनाथ यादव भी शामिल था। एक दिन कचहरी में मामले की सुनवाई चल रही थी। बर्जेस AK-47 के साथ वहां पहुंचा और भरी कचहरी में रघुनाथ को गोलियों से छलनी कर दिया। न सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि पूरे यूपी में AK-47 से हत्या का यह मामला पहला था। इसके बाद बर्जेस पूर्वांचल का एक नामी डॉन बन गया, लोगों को जोड़ा और बना लिया गिरोह। मुख्तार और बर्जेस की विवाद की शुरुआत कैसे होती है, जानते हैं। बर्जेस और मुख्तार के बीच यहाँ तक कोई खास विवाद नहीं था, लेकिन गैंग बढ़ाते बढ़ाते बर्जेस ने अपनी टीम में त्रिभुवन सिंह को शामिल कर लिया और त्रिभुवन उस वक्त मुख्तार का दुश्मन हुआ करता था। मुख्तार का दुश्मन बर्जेस का दोस्त, मतलब जो मुख्तार का दुश्मन था वो बर्जेस का दोस्त हो गया। इसीलिए त्रिभुवन का दोस्त मुख्तार का दुश्मन, जो कि अब जो दुश्मनी है यहीं से स्टार्ट होती है और जो बर्जेस से जो है मुख्तार अंसारी की दुश्मन स्टार्ट हो जाता है। यहीं से शुरू होती है वर्चस्व की जंग, रेलवे का ठेका हो या शराब का, किडनैपिंग का मामला हो या फिर हत्याओं का। हम मामले में दोनों ही एक दूसरे को पछाड़ने में लगे थे। साल 1988 में मंडी परिषद के ठेकेदार सचिनानंद की हत्या कर दी गई। इस हत्या में नाम आया मुख्तार अंसारी का और साधु सिंह का। पुलिस खोजती रही लेकिन दोनों को खोज नहीं पाई। इसी दौरान बनारस पुलिस लाइन में कांस्टेबल पद पर तैनात राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी। एक बार फिर से केस दर्ज हुआ और मुख्तार अंसारी और साधु सिंह के खिलाफ इस घटना ने बर्जेस के खून को खौला कर रख दिया। इस मामले में पुलिस ने साधु सिंह को गिरफ्तार किया। जब वह जेल में था तब उसकी पत्नी को अस्पताल में बच्चा हुआ। साधु सिंह पुलिस टीम के साथ पत्नी और बच्चों को देखने अस्पताल पहुंचा। पुलिस की वर्दी में पहने व्यक्ति ने साधु सिंह पर गोली चलाई और अस्पताल के भीतर ही उसकी हत्या कर दी। और जिस दिन ये हत्या हुई उस दिन साधु सिंह के गांव में उसकी मां एवं भाई समेत परिवार के 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि पुलिस की वर्दी में आया हत्यारा कोई और नहीं बल्कि बर्जेस सिंह ही था। साधु सिंह की हत्या के बाद लगा कि मुख्तार कमजोर हो जाएगा और हुआ भी। बताया जाता है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तभी 2 पुलिस वालों को गोली लगी और वह फरार हो गया। बर्जेस सिंह जो है उसे गोली मारकर और फिर से पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद वहां से निकल जाता है। और इसके बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर स्टाइल में मुठभेड़ चालू हो जाते हैं। बर्जेस और मुख्तार के बीच अब खुली जंग छिड़ गई। एकदम गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह छोटी मोटी मुठभेड़ लगातार होने लगी। कभी इस पक्ष का एक गुर्गा मारा जाता तो कभी उस पक्ष का। कभी बड़ी मुठभेड़ हुई तो एक साथ 3-4 गुर्गे भी मार दिए गए। इस दौरान पुलिस लाशें उठाने व पोस्टमार्टम करवाने के लिए थी। कहीं भी छापेमारी करने से पहले पता करते कि वह बदमाश किस गैंग से है। अगर बर्जेस या मुख्तार गैंग का होता तो वह बचने की कोशिश करती। अगर जाती भी तो बड़े दलबल के साथ। ये सब चल ही रहा था कि मुख्तार और राजनीति का चस्का लगा। उसने मऊ विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब चूंकि उसका रसूख इस लेवल पर था कि कोई पार्टी टिकट देने से मना ही नहीं कर सकती थी। सो मायावती ने भरोसा जताया और उसे प्रत्याशी बना दिया। मुख्तार ने भाजपा के विजय प्रताप सिंह को करीब 26,000 वोटों से हरा दिया।
यहाँ से मुख्तार की शक्ति में बेहिसाब इजाफा हो गया। जितनी उसकी शक्ति बढ़ी उतना ही ब्रजेश की कम हो गई। अब ठेका लेने और दिलवाने में मुख्तार को किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं होती थी। चुनाव जीतने के बाद मुख्तार की छवि को रॉबिन हुड में बदलने की कोशिश की जाने लगी। किसी की बेटी की शादी हो तो आओ पैसा ले जाओ, किसी को तेरहवीं करनी हो तो आओ पैसे ले जाओ, कचहरी में कोई काम रुका है तो फोन कर देते। यहाँ तक कि अगर कोई दूल्हा दहेज के लिए शादी से इनकार कर देता तो उसे भी उठवा लिया जाता था और उसकी शादी करवा दी जाती थी। ब्रजेश इन सब के बीच बदला लेने का मौका खोजता रहा। उसने तरीका बदला और राजनीति के जरिए ही पूर्वांचल के नए नवेले रॉबिन हुड को चुनौती देना तय किया। गाजीपुर जिले की एक सीट है मोहम्मदाबाद। कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति फाटक के अंदर शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। इसी फाटक के पीछे लगता था मुख्तार अंसारी है भाई अफजल अंसारी का दरबार। ध्यान रहे मोहम्मदाबाद ही मुख्तार का पैतृक निवास है। 1985 से इस सीट पर अंसारी परिवार का ही कब्जा था। साल 2002 में अंसारी परिवार के अजय रथ को रोकते हुए भाजपा नेता कृष्णानंद राय ने जीत दर्ज की। कृष्णानंद ने अफजल अंसारी को करीब 8,000 वोटों से हराया। इस बार से मुख्तार अंसारी तिलमिला गया। इस तिलमिलाहट के दो कारण और थे। क्या कहे तो शिकस्त थी एक चुनाव की, दूसरी हमले की। साल 2001 में मुख्तार अंसारी के काफिले पर जोरदार हमला हुआ था। हालांकि मुख्तार को पहले खबर हो गई थी कि उस पर हमला हो सकता है, इसलिए वो आगे वाली गाड़ी पर नहीं बैठा। उस हमले में मुख्तार के 3 लोग मारे गए थे। चुनाव हारने के बाद ये बदला लेने की कसक बढ़ गई। 25 नवंबर 2005 का दिन था। विधायक कृष्णानंद पास के ही गांव में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने जा रहे थे। चूंकि पास के ही गांव में जाना था, इसलिए उन्होंने अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी निकालने के बजाय नॉर्मल गाड़ी ही निकाली। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करके वहां से निकले ही थे कि भावरकोल की बसनिया पुलिस के पास सामने से एक सिल्वर ग्रे कलर की एक्सयूवी आकर खड़ी हो गई। विधायक कुछ समझ पाते उससे पहले ही एसयूवी से 7-8 लोग उतरे और विधायक की गाड़ी पर फायरिंग छोक दी। फायरिंग किसी पिस्टल, कट्टा या रिवॉल्वर से नहीं बल्कि AK-47 से हो रही थी। शरीर के साथ साथ पूरी गाड़ी छलनी हो गई। मौत का ये खेल काफी देर तक चला। कम से कम 500 राउंड फायरिंग हुए। गुंडों को भरोसा हो गया कि विधायक समेत 7 लोग मर चुके हैं। तब वह वहां से निकले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि 7 लोगों की बॉडी से 67 मतलब कि 67 गोलियां मिली। असल में ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, बल्कि एक संदेश देने की कोशिश थी कि भाई से पंगा लेने पर ऐसी सजा मिलेगी कि कलेजा कांप जाएगा। इस हत्याकांड में विधायक कृष्णानंद राय के साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्याम शंकर राय, भावरकोल ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष रमेश राय, अखिलेश राय, शेषनाथ पटेल, मुन्ना यादव एवं उनके अंगरक्षक निर्भय नारायण उपाध्याय की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड के बाद पूरा पूर्वांचल दहल उठा था। विधायक के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ एवं आगजनी की। विधायक की पत्नी अलका राय ने पति की हत्या के आरोप में बाहुबली मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी, माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी, अताहर रहमान उर्फ बाबू, संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, फिरदौस एवं राकेश पांडे पर मुकदमा दर्ज हुआ। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए जिले के एसपी तक जांच करने से कतरा रहे थे। अलका राय सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। सीबीआई भी इस केस को नहीं लेना चाहती थी। मुख्तार अंसारी का वो रुतबा, वो रसूख था कि एसपी या फिर सीबीआई जैसे ऑफिसर भी नहीं इस केस को हैंडल करना चाहते थे। और केस ले भी लिया तो कुछ दिन बाद दबाव बढ़ गया और उसने केस छोड़ दिया। फिर अलका राय के दोबारा केस दर्ज करवाया और जांच शुरू हुई। लेकिन 1 साल बाद इस घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह शशिकांत राय की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। बताया जाता है कि शशिकांत की भी हत्या की गई, लेकिन जो अखबारों में जो खबर आई उसमें आत्महत्या करार दिया गया।
इस तरह से न्याय की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। मुख्तार के खिलाफ जांच चली, सबूतों के अभाव में सभी बाइज्जत बरी हो गए। इसी बीच वर्जेश की दोबारा वापसी होती है। कृष्णानंद हत्याकांड में मुख्तार बरी जरूर हो गया, लेकिन पिछले तमाम आपराधिक मामलों के चलते वह जेल में ही रहा। इसी बीच खबर 2008 में ओडिशा से ब्रजेश सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पहले बताया जा रहा था कि ब्रजेश सिंह भी मारा जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रजेश को जेल हुई तो वह जेल के भीतर से ही मानव समाज पार्टी में शामिल हो गया। चूंकि प्रदेश में बसपा की सरकार थी, तो मुख्तार ने भी जेल के भीतर से ही बसपा का दामन थाम लिया। बसपा ने अंसारी की छवि को रॉबिन हुड बनाने पर जोर दिया। मायावती ने मन से ही मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बना दिया। उस वक्त का दौर या आज भी आप देखते हैं कि जिसकी सरकार होती है सिर्फ उनका रसूख होता है और उनका रुतबा होता है, और सरकार भी यही चाहती है कि उसे ऐसे कैंडिडेट मिले जिससे उसकी जीत पक्की हो। 2009 में बसपा ने मुख्तार को वाराणसी से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बना दिया। चुनाव हुआ और मुख्तार महज 17,000 वोटों से हार गया। जब ये कि इस चुनाव को मुख्तार ने जेल से ही हैंडल किया। पुलिस ने एक बार गाजीपुर की जेल में छापेमारी की तो पता चला कि मुख्तार की जिंदगी बाहर से भी ज्यादा आलीशान है। इसके लिए खाना बनाने वाले अलग से हैं, कमरे में टीवी, फ्रिज मौजूद है। प्रशासन हरकत में आया और उसने मुख्तार को गाजीपुर जेल से मथुरा जेल भेज दिया। जेल बदली, लेकिन सुविधाओं में कोई कमी नहीं आई। मथुरा से कभी बांदा भेजा गया तो कभी फिर से गाजीपुर लौट आया। फिर भी सियासत और हत्या का कर्म जारी रहा। राजनीति में नाम स्थापित करने के बाद भी मुख्तार की फितरत नहीं बदली। साल 2009 में एक कैटेगरी के बड़े ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना की बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े AK-47 से भून दिया। इस हत्याकांड का आरोप मुख्तार पर लगा। चूंकि मन्ना का मुनीम राम सिंह मौर्य इस मामले का चश्मदीद गवाह था, उसकी सुरक्षा को खतरा था, इसलिए उसे एक गनर मिला था। साल भर के भीतर ही गाजीपुर के RTO ऑफिस के पास मुनीम राम सिंह मौर्य और गनर सतीश को भी मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी हैं। पुलिस चार्जशीट भी दायर कर चुकी है। उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिन, जो कि 3 अप्रैल को कोर्ट का फैसला आ जाए। मुख्तार पिछले करीब 14 सालों से यूपी के अलग अलग जेलों में बंद है। 2018 में जब वह बांदा जेल में बंद था तो उसे हार्ट अटैक आया। तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद स्थिति सामान्य हुई और दोबारा जेल भेज दिया गया। इसी दौरान मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी को भी हार्ट अटैक आया। वसूली के एक मामले में पंजाब पुलिस ने मुख्तार को हिरासत में ले लिया। जनवरी 2019 से वह पंजाब के रूपनगर जिले के रोपड़ जेल में बंद था। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद एक बार फिर से उसे यूपी बांदा जेल में लाया गया। तमाम लोग दुआएं कर रहे थे कि यूपी पुलिस एनकाउंटर कर दे तो बढ़िया रहेगा। असल में ऐसे लोगों को दुआओं का मतलब भी नहीं पता। दुआओं से इंसान की उम्र बढ़ती है, मौत नहीं होती। मुख्तार बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा अपराधी नहीं बन सकता था। ये बात वह भी जानता था, इसलिए उसने समय समय पर पार्टियों को बदला। सबसे अधिक संरक्षण उसे बसपा की सरकार ने दिया। मायावती का हाथ मुख्तार के सिर पर था। मुख्तार की सपा से नजदीकियां बढ़ी भी तो उसे मायावती ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर अपनी तरफ खींच लिया। शायद आपको पता हो कि मुख्तार ने 3 भाइयों के साथ कौमी एकता दल बनाई। उसका विलय सपा में करना चाहा तो अखिलेश यादव ने साफ मना कर दिया। इसके लिए चाचा शिवपाल से विवाद भी कर लिया, लेकिन मुख्तार की पार्टी को अपने आप से दूर ही रखा। मऊ, गाजीपुर, जौनपुर व बनारस में मुख्तार अंसारी के नाम का असर है। घुमा के कहें तो मुख्तार पूर्वांचल का एक बरगद है, जिसकी वजह से दूसरा कोई नाम बढ़ ही नहीं पाया। यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां जब भी पूर्वांचल में बढ़त का सोचती है
तो वह मुख्तार के कंधे को चूमती है। मुख्तार का अपराध पार्टियों के लिए मायने नहीं रखता। फिलहाल मुख्तार अंसारी इस समय व्हील चेयर पर बांदा जेल में है। परिवार को मुख्तार की जान की फिक्र है। भाई एवं सांसद अफजल को लगता है कि योगी सरकार में उनका भाई जेल में भी सुरक्षित नहीं है। वही जेल प्रशासन पूरी सुरक्षा की बात कर रहा है। फिलहाल हम उम्मीद करेंगे कि जेल के भीतर कोई अनहोनी न हो। देश में सजा देने के लिए कानून है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुनीम राम सिंह मौर्य और गनर सतीश की कहानी या फिर कोई भी क्राइम की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।